अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इस वक्त जैसे आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, सीएम भी कह रहे हैं कि सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन सियासत होती है और सियासत सब करना चाहते हैं, करते हैं। हर एक की कोशिश है कि अपने मुखालिफ को सियासी तौर पर जितना डैमेज कर सकते हैं उतना डैमेज करने की कोशिश करें, वो चाहे वो सटल तरीके से हो, दबंग तरीके से हो। ये काम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चल रहा है और एक ऐसे वक्त में चल रहा है जिस वक्त कोरोना एक बड़े मसले के तौर पर सामने आया है। इसमें बहुत से मसाइल हैं इस वक्त कोरोना के साथ जुड़े हुए, बहुत से फैसले करने, बड़े मुश्किल फैसले हैं। फैसलों में लॉकडाउन करना ना करना, इसमें नरमी करना, ये सब वो फैसले जो बड़े मुश्किल फैसले जो हुकूमतों ने करने हैं। इसमें तजाद भी बहुत है, एक साइड का मौक़िफ़ कुछ और है, दूसरी साइड का मौक़िफ़ कुछ और है। इकॉनमी के बड़े मसले हैं, अब मईशत एक बड़े मसले के तौर पर सामने आ रहा है। लोगों के कारोबार मुश्किल में है, लोगों की जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मुश्किल में है, आम आदमी के पास मजदूरी नहीं है। सो ये सब तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना है मिलकर सारी हुकूमतों को। मेरा फैसल वाडा साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। सईद गनी साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से। आज सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्हें परसों बुलाया गया है नैब के दफ्तर में। उन्होंने कहा कि नैब को नहीं बुलाना चाहिए था। देखते हैं इस पर क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का। ये सीज फायर है कोई या सीज फायर नहीं है, क्या हाउ डू यू, इस वक्त पॉलिटिक्स की पोजीशन क्या है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई लड़ाई तो है नहीं, ना लड़ाई थी। हमारे खिलाफ बड़ी गंदी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, हमने ओवरलुक किया, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना और हुकूमतों का काम है जवाब देना, चाहे सूबाई हो चाहे वफाकी हो। नंबर एक। नंबर दो ये कि कुछ चीज़ों की हमारी क्लैरिटी थी, वो हमारा स्टांस अभी भी है कि 1 अरब 12 अरब का पैकेज और 1 अरब का राशन हमारी नज़र से नहीं गुजर पा रहा। ये कहते हैं कि जी हमने रात के अंधेरे में दिया, हम कहते हैं कि जी अगर आप जहाज़ से पानी के छिड़के सीटें भी छिड़काएँ तो इतने 1 अरब लोगों को तक या 1 लाख लोगों तक नहीं पहुँच सकता। तज़ाद स्टेटमेंट पे सीएम साहब कहते हैं 2-2.5 लाख लोगों को राशन दिया है, सईद गनी साहब कहते हैं 6 लाख का है, शैला बीबी कुछ और फिगर देती हैं। तो एक तजाद है इनके ऊपर। सर तजाद तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि मसला कहां पे, मसला ये नहीं है कि आप पॉइंट आउट ना करें। ये किसी ने कहा कि सिंध हुकूमत की कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसकी निशानदेही ना करें आप, या आप कहें कि देखें जी तजादात सामने आ रहे हैं, अगर बराए मेहरबानी सीधा जवाब दें। जो जब ये होता है, देखें जब आप उनको ये कहते हैं कि कहां गए पैसे, गरीब मर रहा है और तुम सियासत कर रहे हो, गरीब, दैट्स वेयर रिस्पॉन्स भी आता है। बात बजाय इसके कि कोरोना की तरफ हो या कोरोना की बात हो, बात चली जाती है पॉलिटिक्स के ऊपर। हाँ जी, सिंध और वफाक लड़ पड़े, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सारी गुफ्तगू तो उसमें चली जाती है। तो गरीब नहीं मर रहा सर, गरीब को राशन नहीं मिल रहा तो वो नहीं मर रहा। तो इस्लामाबाद में नहीं मर रहा, लाहौर में, पंजाब में नहीं मर रहा, चोरी पे मर रहा है, 15 एक्सपायर्ड घी और तेल और दाल देने पे मर रहा है। लेकिन चीज़ों को फैक्चुअल लेके चलते हैं। आपने लॉकडाउन किया, अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त लॉकडाउन के आपने सब चीज़ें ले ली। आपने वफाक को कहा कि जी हम कर रहे हैं, नहीं माने तो अभी हम करेंगे। 18वीं तरमीम थी, एहतराम था आपके मैंडेट का, आपने कर लिया। अब आप वफाक के पीछे आ गए। क्यों वफाक के पीछे आ गए? कि कल अगर खुदा न खासा वबा फैल जाती है तो आप कहेंगे लॉकडाउन की सॉफ्टनेस का नतीजा है। ट्रेडर्स को आप कहते हैं कि जी आप बंद कर दें, फिर कहते हैं खोल दें, फिर कहते हैं वफाक जो कहेगी वो करेंगे। तो पहले दिन से आप वफाक के साथ चलते हैं। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए, या सूबा हो या वफाक हो या लाहौर हो या पंजाब हो या KPK हो, हम पूरे पाकिस्तान की बात करें। हम एक दूसरे को समझा रहे हैं आप इस पटरी पर चल जाएं, यहाँ गलत हो रहा है, आप यहाँ गलत हो, फिर लड़ाई की कोई बात नहीं। देखिए, गालियाँ दी गई, सब कुछ किया गया। अब आप देखिए, कल आपने वॉलंटियर्स लाए आप टाइगर फोर्स के नाम पर, वो सारे पाकिस्तानी हैं। वो पीपल्स पार्टी के भी उतने, जैसे पीपल्स पार्टी के जाले हमारे भाई हैं, हमने तो कभी तासुब नहीं किया उसके ऊपर, लेकिन आपने तासुब दिखाया। आपको अंदाजा है कि कोरोना वायरस के दौरान जब हम वबा से लड़ रहे हैं, तासुबी चीज़ें आने पर क्या तूफान खड़ा हो जाएगा। फिर आप 18वीं तरमीम का अमेंडमेंट की बात करते हैं, आप उछल जाते हैं। फिर हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों की बात करें, आप उछल जाते हैं। कहीं तो खड़े हो ना, कहीं भी खड़े नहीं होना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी बात है, आप मेरी बात, कोरोना के ऊपर आपने तबलीगी जमातों को रगड़ दिया, आपने मस्जिदों के मौलवीज को की बैशिंग कर दी, आपने इमाम, इनकी पार्टी ने, क्या आपने इमाम बारगाहों के लोगों के ऊपर खून मार दिया।
किसने किया सर ये? पीपल्स पार्टी कहती है जी आपने मस्जिदों क्यों अलाउ किया, आपने मौलाना मेरी बात सुने, आपका ख्याल है कैसे वक्त में जब कोरोना फैल रहा है ये अलाउ करना चाहिए? मेरी बात सुने, एसओपी के तहत अगर सारी मजहबी जमातें ऑन बोर्ड हैं और वो उसका तरीके तैयार है, या तो आप डर के एक पॉलिसी बनाते हैं या आप स्टेट की पॉलिसी बनाते हैं। वहां पे मक्का मदीना बंद हो सकता है, हमारे यहाँ पे हम डरते होने खून मार दिया गया है, ऐसे काम नहीं करते। हम सारे मुसलमान हैं, ये फैसला इंतजामी है सर, बैशिंग नहीं है, ये इंतजामी फैसला है, ये मजहबी फैसला नहीं है। मेरी बात नहीं सर, नहीं अगर मजहबी हो तो बाकी मुल्कों में गलत नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। मेरी बात सुने, बहुत सारे मुल्कों में जहां आज तक अजानों की इजाजत नहीं थी, उन मुल्कों में अजानों की इजाजत दी गई है। तो लेट्स नॉट माइनस रिलीजन। मैं यहाँ कोई सिग्नल नहीं बैठा हुआ, Who said by पीपल्स पार्टी ना, मैं यहाँ सिग्नल देने नहीं बैठा कि मैं सेक्युलर हूँ, मैं बड़ा लिबरल हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तबलीगी जमातें इमाम बारगाह के लोग, सर मैंने रोजा लगाया, मैं तबलीगी जमात के साथ काम किया हुआ, पर लेकिन कोरोना के दौरान आप कैसे मुझे बात तो कर रहे थे सर। मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर आप ट्रेडर के साथ बैठ सकते हैं, बिजनेसमैन के साथ बैठ सकते हैं, एंकर्स के साथ बैठ सकते हैं, आम आदमी के साथ बैठ सकते हैं, तबलीगी जमात, इमाम बारगाह, अजान देने वाला मौलवी, मस्जिदों के लोगों को बिठा के अगर एक एसओपी तय होती है, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनको ये ना कहें कि वबा उनसे फैली है, ये ना कहें उन मस्जिदों में अजानें नहीं होंगी। सर जब रमजान का महीना आ रहा है, जमात का इज्तिमा होगा, वहां पे कोरोना फैलेगा तो कहेंगे कि फैला है ना। मजहब पे सियासत नहीं होगी, मजहब पे अलाउ नहीं किया जाएगा, हम नहीं इस चीज को अलाउ करेंगे सर। वेरी सिंपल। किसने कहा कि मजहब पे सियासत हो रही है सर? ये कहना कि आपकी वजह से आपके इज्तिमा जो जिसको मना कर रहे हैं, बार बार स्टेट ये शो कर सकते हैं डिस्टेंस के साथ, एसओपी के तहत। सर हम कर सकते हैं, नमाज नहीं हो सकता, अजान नहीं दे सकते, तबलीग नहीं कर सकते, इमाम बारगाह पे नहीं जा सकते, क्या बातें कर रहे हैं सर? सर आपका ख्याल है कि जाने देना चाहिए? खोल दे। अगर एसओपी के तहत है तो हाँ बंद कर दे। एसओपी क्या है? एसओपी है जो हम मैं और आपका ख्याल है जहां 2 लाख इकट्ठे होते हैं और क्यों फिर इतने पॉजिटिव बाहर निकले? मस्जिद में 2 लाख आदमी है। नहीं तो कोरोना आपसे नहीं लग सकता, वायरस आपसे नहीं लग सकता, बैंकर से नहीं लग सकता, स्टूडेंट से नहीं लग सकता। फैसल साहब कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं सर, लेट्स नॉट टॉक। कॉलेज खोले ना, स्कूल कॉलेज कहें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिर क्यों बात की है आपने? पूरी दुनिया में खोलना शुरू हो गए, आप पोजीशन में आएंगे तो खोलेंगे ना। सर आप मेरी बात करें, जिसने पोजीशन ली है, मैं तो नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ली है कि अगर कोई इन हरकतों, मैं माफी चाहता हूं, मेरी बात सुन लें। इन वजूहात से आज जब मजहब का मामला आता है तो कोई बोल नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि हम कहते हैं नहीं इसमें सियासत नहीं है, ये इंतजामी अमूर को इंतजामी रखें, मजहबी अमूर को सेपरेट रखें। इन दोनों में फर्क करना सीखना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। देखिए अगर क्या वजह भारत को बंद करना पड़ गया, तबलीग करके लोग आए थे वहां पे, ये तबलीगी जमा नहीं I will not buy this. Why will you not buy it? Why sir? आपके इस्लामाबाद सर आपका वायरस आपसे नहीं लग सकता, मुझसे नहीं लग सकता, बैंकर से नहीं लग सकता, सियासतदान से नहीं लग सकता, स्टूडेंट से नहीं लग सकता, एंकर से नहीं लग सकता, बिजनेसमैन से नहीं लग सकता। आप इमोशनल आर्गुमेंट ले रहे हैं, मौलवियों से लगेगा। इमोशनल आर्गुमेंट ले रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। आप इमोशनल आर्गुमेंट ले रहे हैं, तबलीगियों से लगेगा। आप इमोशनल आर्गुमेंट ले रहे हैं। नहीं दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट, दिस इज नॉट इमोशनल आर्गुमेंट। नो क्या वजह है कि नहीं सर, क्या आपके पंजाब ने क्वारंटीन नहीं किया तबलीग से आने वाले लोगों? मेरी बात सुनिए, बताइए ना, सवाल का जवाब देना सर। इनको क्वारंटीन किया गया या नहीं किया गया? मजहबी लोगों को बिठा के अगर आप फैसला करें तो इसकी खुशाइन चीज है। ये एक अलग आर्गुमेंट है, यही आर्गुमेंट है, बात करनी पड़ेगी। आप ये ना कहें कि इन चीजों से कोरोना नहीं फैलता। नहीं सर, आप ये ना कहें कोरोना ये नहीं देख रहा कि मस्जिद है, कि इमाम बारगाह है, तबलीगी इज्तिमा है, कि जहां पे अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, यहां पे मैं नहीं फैलूंगा। वो फैलेगा हर जगह जहां लोग इकट्ठे होंगे। कि सिर्फ मस्जिदों से, इमाम बारगाहों से तबलीग करने वाले और मौलाना जो अजान दे रहे हैं उनसे ही लग रहा है, बाकी किसी नहीं लग रहा। सर देखिए तो आपने जनरलाइज किए हुए ना, जनरलाइज करें। क्यों दुकानें बंद है? खोले सारों को। सर ये सूबाई हुकूमत है, बोल दे खोल दे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। सईद गनी साहब चलिए लेट्स स्विच टू आपके ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शफाफियत का जो ये बात की गई है, शफाफ तरीके से वैसे होना चाहिए, इस पर तो किसी को एतराज नहीं होगा। और अगर स्टेटिस्टिक्स आप साथ साथ देते जाएं वो भी एक अलग बात होगी, बट लेकिन लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बयानात के बावजूद ये सीज फायर होगा कम से कम। काशिफ भाई, एक तो मैं अर्ज करूं कि फैसल लाहौड़ा साहब ने जितनी बातें कही हैं ना किसी का सर है ना किसी का पैर, और मैं किसी को रिस्पॉन्ड भी नहीं करूंगा सिवाय एक बात के। जो बात इन्होंने कही ना कि हमने तबलीगी जमात के लोगों को कहा, हमने ज़ायरीन से कहा कि फैला है, हमने मसाजिद की बात की, हमने कोई उलमाए कराम की बात की। मुझे हमारे किसी एक वज़ीर का, किसी चीफ मिनिस्टर का कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें हमने कुछ ऐसा कहा हो। सिंध गवर्नमेंट वो पहली हुकूमत है जिसने उलमाए कराम को इंगेज किया। सिंध हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसने उलमाए कराम के साथ बैठ कर मसाजिद के मुतालिक फ़ैसले किए।
और फिर उन फैसलों को दूसरे सूबों ने फॉलो किया। सिंध हुकूमत ने खुद से नहीं फैसले कर दिए थे कि नहीं कल से जी मसाजिद में 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। उलमाए कराम बैठे, उनके साथ बैठ कर ये चीज़ें तय हुई और उसके बाद ये ऐलान किया गया और उस पर फिर अमल दरामद हुआ। अगर अभी पिछले जुम्मे को ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होने लगी थी कि उलमाए कराम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वफाकी हुकूमत ने यह कहा कि हम मंगल को नहीं बल्कि हफ्ते के दिन, अगले हफ्ते के दिन 4 दिन बाद उनसे मुलाकात करके तय करेंगे, तब भी सिंध हुकूमत ने बीच में इंटरवीन किया। सिंध हुकूमत ने उलमाए कराम को एंगेज किया और आखिरी जुम्मा जो गुजरा है उस जुम्मे को भी हमने पिछले जुम्मों की तरह गुजार दिया। हमने, मैं समझता हूँ कि इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। हम आज भी ये समझते हैं कि ये जो कुछ बातें की जा रही हैं, जो कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें डिट्रैक्ट करने की कोशिश है और हमने ये तय कर लिया है कि हम किसी ऐसी फजूल बात का जवाब ही नहीं देंगे। सर ये एक और बात बताएं, गनी साहब खोल रहे हैं मार्केट्स वगैरह, चले इसके आगे चले। मैं क्योंकि मेरा एक बड़ा मौका, मैं जरा अगर इजाजत दें लेट मी स्टेट, क्योंकि बहस में शायद लोगों को समझ ना आया। तबलीगी जमात के साथ तो मैंने खुद काम जितना थोड़ा बहुत किया है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। मेरा फैमिली सारी तबलीग के काम है, मेरा उनसे कोई, मेरा मजहब के नाम पर किसी से इख्तलाफ नहीं। मेरा ये मानना है कि हर एक का राइट है अपना मजहब एक्सरसाइज करने का, चाहे वो कोई भी फिका सेक्ट के लोग हो। जब आप सियासी बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि उसमें मजहब से बात नहीं होती, उसमें सियासत, जो इंतजामी अमूर है उनके ऊपर इंतजामी फैसले होते हैं। अगर मक्का मदीना बंद हो सकता है, ईरान में श्राइन्स बंद हो सकती हैं, तो यहां पर भी अगर बंद नहीं करना, लेकिन उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम कहें देखें जी उनसे, हमसे नहीं फैलता, उनसे फैलता। आज मैं आपके साथ 3 लोग नहीं बिठा सकता, या बिठाऊंगा भी तो मुझे सोशल डिस्टेंसिंग करके बिठाना पड़ेगा। आप तबलीग पे कभी शायद गए नहीं होंगे, मैंने देखा है तबलीग, आपने नहीं देखी है। वहां पर देखें बहुत से लोग, लाखों का इज्तिमा इकट्ठे होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर नहीं कर सकते। इस वजह से इस तरह की चीजों को मैनेज करके करना होगा। छोटे ग्रुपों में इसीलिए इजाजत की क्यों किया गया कि यूनिवर्सिटीज बंद कर दी। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं होंगे यहां पे जो यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और पीएचडीज कर रहे हैं, लेकिन हमने इसलिए बंद किया ताकि लोगों को इकट्ठा होने से रोका जाए। दैट्स द इशू। ये नहीं है कि मजहब के खिलाफ है, इशू ये है कि लोग नहीं इकट्ठे होंगे, चाहे वो तालीम के नाम पर है, चाहे वो किसी और चीज के नाम पर। दैट्स व्हाट द इशू इज। मैंने कहा ये ना कि नेगेटिव मैसेज आए, आप जैसे कह रहे हैं उलमा को डिफेंड कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एंटी मजहब आदमी। हम मजहब की बात नहीं कर रहे, हम जो मजहबी लोग हैं उनको क्रिटिसाइज ना करें। नहीं कोई नहीं कर रहा। इनकी पार्टी ने किया है ना। अगर सईद गनी साहब को नहीं पता तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे इन्हीं की एमएनए की क्लिप सुन ले, हमको खुद जवाब मिल जाएगा। मैं तो सईद गनी साहब से बहस नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने कह दिया होगा वो मैं फजूल बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मजहब इज नॉट अ डिबेट लाइक दैट, आई एग्री। देखें, मैं काशिफ भाई, मैं आपको बात बताऊं, हमने जब ये सारी कुछ चीजें बंद करना शुरू किया, बहुत पहले, अभी तक किसी को होश भी नहीं था। हम उलमाए कराम के पास चलकर गए, हम चर्चेज में कार्डिनल साहब के पास गए, हम बिशप साहब के पास गए, हम मंदिर में गए, हमने जाकर तमाम लोगों से गुजारिश की कि आपके जितने मजहबी इज्तिमात होते हैं उसमें लोग आते हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए सर, एंगेज करना पड़ता है। और सबने मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं, उन सब ने हमारी बात को माना और उन्होंने अपने तमाम मजहबी इज्तिमात महदूद कर दिए। और सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी का संडे आ रहा था तो उन्होंने संडे की सर्विसेज नहीं की चर्चेज में। उसके बाद उलमाए कराम ने भी किया, फिर मंदिर भी वो वहां पे लोग नहीं आए। तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छा काम जो हमने बेहतर तरीके से किया, हमने किसी को बुलडोज नहीं किया, सबको समझा के एतमाद में लेकर किया। अब ऐसे इश्यूज को, सेंसिटिव इश्यूज को या कंट्रोवर्शियल बना के, मुझे नहीं पता क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं ये सर। ये तो आर्गुमेंट चलते रहते हैं ना सर। इस किसी और चीज की जरूरत है। मैं मेरा ख्याल है। और मेरे सर राणा सलाम साहब मौजूद है, आपने पूछा, मैं आ रहा हूं, आ जाता हूं, मैं दोबारा आ जाता हूं। खोलने का पूछा था सर। मेरा ख्याल है मुझे इस कोरोना के टाइम पे मुझे लगता है सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम करें, कोशिश कर रहे हैं, उसको मैं कह रहा हूं मजीद शफाफ होना चाहिए। राणा साहब, और कोरोना के टाइम पे नैब भी अपना काम कर रही है। शहबाज शरीफ साहब को दोबारा बुलाया गया, आपको लगता है कि उनको नैब को काम छोड़ देना चाहिए ऐसे वक्त में? देखें अब्बासी साहब, जहां तक लॉकडाउन के मतलब जो बात मैंने सुनी है सईद गनी साहब का भी और वाडा साहब का भी मौक़िफ़, देखें मामला ये है कि लॉकडाउन या होगा या नहीं होगा। इस वक्त ना लॉकडाउन है, एक अजीब कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बशमूल पुलिस और इसी तरह से कारपोरेशन के लोग हैं, दूसरे महकमों के लोग हैं,
उनके हाथों में एक हथियार दे दिया गया है और इस वक्त जो है वो लोगों को तंग भी कर रहे हैं और पैसे भी बना रहे हैं। इसके अलावा और कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ये पहले दिन जो है सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से क्लियर थी कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत उस वक्त अबहाम का शिकार थी। वफाक जो सर है, लेकिन राणा साहब, आप सईद गनी साहब मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लें कि क्या सिंध में लॉकडाउन हुआ है? कराची शहर में एक हद तक लॉकडाउन हुआ है, एक हद तक, उसी हद तक हर जगह हुआ है। देखिए, अगर मैं फिर ये कहूंगा का जो है वो पंजाब में हुआ, उसी किस्म का पंजाब में, अगर आप लाहौर से बाहर चले जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, गांव कस्बों में जाएंगे, नहीं हो सकता लॉकडाउन। आप भी जानते हैं हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर इस किस्म का है, वहां पे नहीं किया जा सकता। लेकिन अब्बासी साहब एक तरह से हो सकता था। वो जो नुक्ता सबने समझाया, बल्कि रिक्वेस्ट की और गुजारिश की सबसे वज़ीर आज़म साहब से कि आप सबको बुलाएं, सबको बैठाएं और एक कौमी यकजहती का मैसेज दें और उस ताकत के साथ आप लीड करें और फैसला करें। अगर उस तरह से फैसला किया जाता और उस फैसले में वहाँ पे पीपल्स पार्टी की क़यादत, PMLN की क़यादत, ANP की क़यादत, जमात इस्लामी की क़यादत, MQM, बाकी सारे लोग जो है वो सब बैठे होते और वहां पे अगर ये कहा जाता कि जी लॉकडाउन होगा तो हो जाता। कैसे हो जाता राणा साहब? आप तो, आपकी इस बात से मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि आप लोग नहीं थे तो आपके वर्कर ने इस लॉकडाउन को माना ही नहीं है। वो कह रहा है कि जी मैंने, क्योंकि मेरी पार्टी नहीं बैठी थी इसलिए मैं तो वो लॉकडाउन नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। यानी हम लोग नहीं थे तो फिर वजीर आजम ने वो मैंडेट और वो ताकत नहीं थी कि वजीर आजम लॉकडाउन के खिलाफ था। सर लेकिन उसके ऊपर अगर इजाजत, मेरा एक और सवाल है राणा साहब, दुनिया के कौन से मुल्क में आगे जो है सिंध गवर्नमेंट का था कि होगा और वो सिंध और गवर्नमेंट के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर यानी ये बात ठीक है आपकी, लॉकडाउन के खिलाफ फैसला लॉकडाउन के हक में। लेकिन राणा साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं जरा कि दुनिया के कौन से मुल्क में जब लॉकडाउन हुआ तो सारी ऑपोजिशन को बिठा के फैसला किया गया? ये हमारे मुल्क में ये नई चीज क्यों नहीं है? क्या इंडिया में नरेंद्र मोदी ने फैसला किया तो पहले राहुल गांधी को बुलाया था? नहीं, किसी ने नहीं बुलाया जी। स्टेट फैसला करती है, उसका उसके ऊपर अमल दरामद होता है, कब बात खत्म। नहीं, अब्बासी साहब सुन लें, क्या ये किस किताब में लिखा हुआ है कि जी अगर दहशतगर्दी का कोई वाकया हो और दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आपने कोई मुहिम लॉन्च करनी है तो आप सबको बुलाएं और सबको बिठाएं और कौमी यकजहती का जज्बा पैदा करके तो फिर जो है वो आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग लड़े? ये कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा और किसी मुल्क की मिसाल भी नहीं है। तो फिर क्यों यहाँ पे हुआ? क्योंकि सर उसमें इख्तिलाफ राय होता ना राणा साहब। दहशतगर्दी पर हमारे मुल्क में कुछ लेफ्ट की पार्टीज हैं, जैसे पीपल्स पार्टी को लिबरल पार्टीज हैं, कुछ जरा राइट की पार्टीज हैं जो इन ऑपरेशंस के खिलाफ थी उस वक्त, जो कि उस वक्त हो रहे थे कबाली इलाकों में या हमारे दूसरे इलाकों में। सो उस वक्त क्योंकि ऑपरेशन करना मकसद होता है, उसमें सारों को ऑन बोर्ड इसलिए लाना होता है कि ये करने लगे बराए मेहरबानी, क्योंकि उस पर नजरियाती इख्तिलाफ बहुत होता है। लॉकडाउन में कोई नजरियाती इख्तिलाफ नहीं है सर, यही बात है। लॉकडाउन में कोई नजरियाती बात तो नहीं है। कोई कहता था नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी जो है वही जिस बात की निशानदेही आप कर रहे हैं वही कंसेंसस होना चाहिए था। कंसेंसस अगर होता, लॉकडाउन होता, लॉकडाउन कामयाब हो जाता, नहीं करना था ना करते। जो भी स्ट्रेटजी थी वो पूरी स्ट्रेंथ से, पूरे मैंडेट से अपनाई जाती। सर लेकिन सईद गनी साहब के पास सिंध की गवर्नमेंट है, वो जो करना चाहे कर सकते हैं, मुझे यकीन है कर सकते हैं। लेकिन अगर उनसे कोई पूछे कि सिंध में कर सकते हैं, कोशिश करते अगर तो हो जाता, अगर कर्फ्यू नुमा चीज होती, लेकिन नहीं किया जा सकता। या तो कर्फ्यू लगाएंगे। जी सईद गनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक जवाब दीजिएगा, मैं एक बिजनेसमैन का भी ले लूं व्यू। जी हमने इस पे ये किया था, जब चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन अनाउंस किया उससे पहले भी असेंबली के तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको बुलाया, उनको एतमाद में दिया। लेकिन इफेक्टिव लॉकडाउन तो नहीं हुआ ना सईद गनी साहब, लेट्स बी फेयर। चले एक जवाब नहीं, मेरी सुने, क्या लॉकडाउन इफेक्टिव था सिंध में? ये नहीं था, सिंपल जवाब है। सारों को बुला के भी उसी तरह का, अगर आप कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात देखें, फर्क ये पड़ा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां पर इख्तलाफ नहीं किया। जो सीएम साहब ने कहा उसकी सारी बात को उन्होंने समझा और जब ऐलान किया वो सब साथ बैठे हुए थे। जो असेंबली में है वो भी, जो असेंबली में नहीं है वो भी, उन सबको बिठा के एतमाद में लेके किया। तो एक मैसेज तो लोगों में अच्छा जाता है ना कि सूबाई जितनी भी लीडरशिप है वो सारी एक पेज पर है और समझती है कि लॉकडाउन होना चाहिए।
और मैं समझता हूं कि बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूं कि 100% बिल्कुल नहीं हुआ होगा, कर्फ्यू की सूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसकी वजूहत ये भी थी कि हमने बहुत सारा बिजनेसेस अलाउ किया हुआ था। आपको ग्रोसरी शॉप्स अलाउ थी, दूध की, सब्जी की, फ्रूट की दुकानें अलाउ थी, आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज चल रही थी, आपके हॉस्पिटल चल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों की आमदरफ्त होनी थी, तो कर्फ्यू की सूरत तो होनी नहीं थी, लेकिन निस्बतन सर, लेकिन पूरी दुनिया में लॉकडाउन का फॉर्मूला यही रहा है। पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन हुए हैं वो इसी तरह के हुए हैं कि उसमें ये चीजें खुली रही हैं, और लॉकडाउन से मुराद ये है कि अननेसेसरी, ये कर्फ्यू नहीं है, गैर जरूरी तौर पर लोगों को ना निकलने दिया जाए। ये है मकसद किसी भी लॉकडाउन का। ये मकसद नहीं कर, वरना कर्फ्यू लगा दें। जब हम खुदा न खास्ता उस स्टेज पर आए जहां पे एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो फिर कर्फ्यू भी लगाना पड़ेगा हुकूमतों को। मैं ये नहीं कहता कि कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ेगा। मैं जरा, सोहेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं जुनैद जमशेद, जे डॉट लिखा हुआ जुनैद जमशेद जो क्लोथिंग लाइन है। मैं जरा सिर्फ साथ साथ हम बिजनेस का एक व्यू देते रहते हैं कि क्योंकि तबलीगी आदमी, इनसे पूछे, आपको सही मशवरा देंगे। सोहेल भाई मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, जुनैद भाई के साथ, जुनैद जमशेद साहब के साथ हमारे भी भाई हैं, हमारे भी दोस्त हैं। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप बिजनेसमैन के तौर पर यहां पर हैं, मैं तबलीग का सवाल नहीं पूछूंगा, जाहिर है वो एक अलग बहस है। नहीं आप पूछ लें, आप पूछे, कोई मसला नहीं मैं वो सवाल ही बनता नहीं, मैं क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बस थोड़ी सी इसमें क्लेरिफाई कर दूं। जी जी। आप जितने, पहले तो सलाम सारे जितने मेहमान बैठे हैं, साहब भी, सईद गनी साहब। सर असल में आपको, जैसे आपने कहा कि आपके पूरे माशाल्लाह फैमिली लगी हुई है तबलीग में, इस तबलीग वालों को ये जैसे किसी और को नहीं पता था, ऐसे कोरोना के बारे में कुछ नहीं पता था। और जो इज्तिमा इनका हो रहा था, मैं खुद यहाँ था नहीं, लेकिन मुझे तो इनका पता होता है सिस्टम, क्योंकि मैं खुद इनका पार्ट हूँ। तो इनका जो पूरा डेट डिसाइड होती है ईयरली कि किस डेट को क्या चीज होनी है, अब किसी को नहीं पता था। ये तो अगर मैं आज आपसे बोलूं कि आज से 6 महीने पहले कि एक ऐसा वायरस आएगा जो पूरी दुनिया को बंद कर देगा, कोई आदमी इसको मानने को तैयार नहीं होता, बोलता यकीन ही नहीं है। लेकिन आज सबने आंखों से देखा, सबको यकीन आ गया। इसी तरह तबलीगी जमात वालों को तो नहीं पता था, ड्यूरिंग इज्तिमा ये चीजें पता चली और उन्होंने फिर उसको खत्म किया। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया से पता नहीं 180 मुल्कों से लोग आए हुए होते हैं, मेहमान आए हुए होते हैं सारी दुनिया से, अब वो उनका वापस जाना, उनकी फिर तश्कीलें होती हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इतना सीवियर हो जाएगा, हमें भी नहीं पता था, वरना तो आज जिस सर, लेकिन बात ये नहीं हो रही थी। ये तो देखिए खराबियां, किसी जो ज़ायरीन ईरान गए थे उनको भी एहसास नहीं था ये होगा, लेकिन एक दफा हो गया। सिर्फ बहस इस बात पे थी कि अगर इंतजामिया यानी एग्जीक्यूटिव चाहे तो उसको रोक सकती है, कोई इस पे पाबंदी नहीं है। वो कहता है कि क्यों रोके, मैं कह रोक सकते हैं, और ये रुकेगा, रुका दुनिया में, हज रुक गया, उमरा रुक गया। असल में इन्होंने भी रोक दिया था, सबको बोला कि भाई जो है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे अपने फैमिली वाले थे, मैंने सबको बोला भाई घर आ जाओ, लेकिन वो घर उस वक्त इस तरह नहीं आ सकते थे क्योंकि लॉकडाउन हुआ था। और उस वक्त तबलीगी जमात वाले बिल्कुल सामने आ गए थे और उन्होंने 5-6 जहाँ देखते थे ना उनको रोक के बंद कर देते थे, तो सब अंदर हो गए मस्जिदों में। तो इसलिए ये बात एकदम फैल गई और यूं बदनाम हो गया। वो अल्लाह की तरफ से था, एक हो गया, बस हो गया वाली। आ जाए जरा, आपका एक रिटेल आउटलेट है, जुनैद जमशेद के कपड़े बहुत से लोग पहनते होंगे जे डॉट के नाम से। लॉकडाउन, जाहिर हम ट्रेडर्स की भी बार बार बात करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि ये लॉकडाउन फर्ज करें चलना चाहिए? जाहिर है हुकूमतें कहती है कि बढ़ सकता है, आपको कितना इफेक्ट हो रहा है अभी तक? सर इफेक्ट तो मैं आपको एक बात बताऊं काशिफ भाई, मैंने अपनी लाइफ में, मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल हो गए इस बिजनेस में। जो आज इस वक्त हमारी पोजीशन है और बाकी जिनसे मेरा रोज बैठना है, जो मेरा ताल्लुक एसोसिएशन से, PRBC से, और हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह रिटेल जितने भी मेंबर्स हैं वो 80% GST देते हैं। 80% GST हमारे मेंबर्स देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। मेरी अपने जो ब्रांड है वो इस वक्त दुनिया के 10 मुल्कों में एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कि हमने किसी को माल दिया हुआ है, हमारी अपनी स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, हमारे अपने लोग हैं जो रन करते हैं। और यकीन करें, जब अब जो ये वक्त आया है तो उसमें जब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ, वो ठीक है उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन आप यकीन करें न्यूजीलैंड से सबसे पहले जिस वक्त हम यहाँ पे बंद हुए ना 21 मार्च को, 30 मार्च को हमारे अकाउंट्स में उन्होंने हर शॉप पे $30,000 दे के बोला जितने आपके एम्प्लॉयज हैं उनको दे। हमने कहा कुछ एम्प्लॉयज के जो पैसे आपने भेजे वो हमारे पास अब नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा पैसे वापस करें, उन्होंने कहा आप उनको खुद ट्रेस आउट करें और आप उनको जो है ना वो ये पैसे। सर आप यहाँ पे क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या करे आपके साथ? सर गवर्नमेंट से हम देखें, सईद गनी साहब बैठे हुए हैं, मैं पिछले 10 दिन से हमने आज लेटर भी लिखा है कि जो एसोसिएशन 80% GST दे रही है उसको थोड़ा सा टाइम दे दें, हम मिलना चाह रहे हैं। हम ना सियासी लोग हैं, ना हम कोई आपसे कुछ चीज़, हम आपके साथ बैठेंगे। देखें जिस दिन से इन्होंने लॉकडाउन किया हम लॉकडाउन है,
लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना, यकीन करें बड़ा दुख होता है। हमारी कौम को किस तरह समझाएं कि भाई जब गवर्नमेंट ने कह दिया लॉकडाउन है तो फिर लॉकडाउन करो प्रॉपर तरीके से, बार बार ऐसे ही नहीं निकलो। अब मुझे ये नहीं पता कि जितने लोग बाहर हैं, मुझे तो रोड पे कोई पता ही नहीं चलता कोई लॉकडाउन है, और उसी तरह ये नहीं पता कौन कितने कैरियर है। आप अगर सिर्फ हाइपर स्टार को लेना, अगर वो बोलते हैं जी आप एसओपीज लेकर आए, तो उनकी एसओपीज कहाँ है जो इस वक्त हाइपर मार्केट्स में, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जाके देखें, मैंने बाहर भी देखा वो ट्रॉली। हाँ, वो बहुत बड़े मसले हैं। लेकिन ये बताइए कि आप सरवाइव कितना अरसा कर सकते हैं? आप मिलना चाहते हैं, एक तो आप गवर्नमेंट से मिलना चाहते हैं, चले वो तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को पैगाम पहुंच गया, आपकी मुलाकात हो जाए, जी कितनी मुश्किल में? आखिरी सवाल। मुश्किल मैं आपको बता देता हूँ। देखें, थोड़ी सी एक मुझे 2 मिनट दे दें, मैं आपको समझा दूं कि जो हमारी जो सेक्टर है उसका प्रॉब्लम क्या है। हमारे 3 सीजन होते हैं, ईद का सीजन आ गया। मेन सीजन जो है ना हमारा समर का सीजन होता है, जिसमें हम अपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है ना सब कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है इस वक्त रमजान और ईद और दूसरी ईद में जो है हम अपने सारे पैसे कैश करेंगे और पूरे साल का बजट बना लेंगे हम। लेकिन वो अल्लाह ने जो आजमाइश भेजी वो ऐसे पीक टाइम पे भेजी है कि मार्च 23 से जब से हमारा काम शुरू होना था, 21 मार्च से जो है वो ये लॉकडाउन हो गया, और हमारे पास इस वक्त अंबार लगा हुआ है पूरा जो स्टॉक का। जो सप्लायर्स हैं वो हमारे गेट पे हैं, अब वो ढूंढ ढूंढ के हमारे पास आ गए कि हम अपने लोगों को पैसे देने। हम कह रहे हैं यार जहां से हमारा कैश आना है ना, हमारी वो दुकानें बंद हैं, हम रोज कैश आता है रोज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि आपने किसी के पैसे देने। इस वक्त ये पोजीशन हो गई है, बैंक के नीचे आ गए हम बुरी तरीके से, हमारे पास कैश नहीं है। काशिफ भाई मैं क्यों आपसे मतलब शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने इस वक्त लिया है। हमने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई किसी ने भी। मैंने आपको बताया जो खामोशी से अगर 80% हम तो इंटीग्रेट हुए हैं एफबीआर के साथ, हमारा जो है ना उनके पोर्टल के साथ डायरेक्ट जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल से सेल होती है ना वो उसी वक्त एफबीआर में नोट होती है। हम उनमें से नहीं है कि जो बिल्कुल 2 नंबर तरीके से रिटेल करें, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड बनने के बाद आदमी कोई रिस्क खेल ही नहीं सकता, उसको सारी चीजें अपनी ओपन रखनी होती है, सिस्टम के तहत काम कर रहे होते हैं। अब हमारी पोजीशन ये, दुकानें बंद हैं, एक पैसा आने का कोई रास्ता नहीं। दुनिया में 30% जो है ना वो इस वक्त ई कॉमर्स है, 30%। हमारे यहाँ 6 से 7% है, उसको भी नहीं खोल रहे। हम कह रहे हैं खुदा के लिए कहीं से एक सुराग तो खुला छोड़ो कि हम कुछ किसी को अपने, मेरे साथ सालों से लोग हैं, मैं उनको कैसे कहूँ यार इस वक्त मेरी भी ये पोजीशन है, मैं कहाँ से पैसे दूँ यार, सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं, तुम अपनी ग्रोसरी करो, ये करो, मतलब किसी को नहीं पता। ऑल ऑफ ए सडन जो है ना बंद हो गया, कैश आना बंद हो गया। अब जितना कैश था वो हमने मार्च की सैलरियां दे दी, अब अप्रैल सैलरी आ रही है। अब किसको बोलेंगे कि यार हम नहीं रख सकते, किसी को बोल नहीं सकते। किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25, वो भी समझते हैं हमारी पोजीशन, लेकिन हमें ये पता है उनकी भी फैमिली है, हमारी फैमिली है। लेकिन कहीं से कम ई कॉमर्स को तो खोल दें। उसमें क्या है, आप टिक्का बोटी बर्गर भेज रहे हैं उनके घरों पे, उसमें आप कह रहे हैं कि वो जो है ना वो कोरोना, मेरा ख्याल है ये पॉइंट आ गया होगा कि ई कॉमर्स कम से कम खोल दिया जाए। दूसरा, आपसे मुलाकात करके ये वो रास्ते खोले जाएं जिससे कम से कम ट्रेडर्स अपना काम शुरू कर सकें। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक साथ वेलकम बैक नाज़रीन। ये आपको ऑड नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब को एक तरफ कोरोना है, सिर्फ कोरोना है, और नायब ने बुला लिया? क्या करें सर? तो थोड़ा डिले कर सकते हैं। नहीं, आप लंदन घूम सकते हैं, आप अमेरिका जा सकते हैं, आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, आप यहाँ आके भाषण दे सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, मुल्क चलाने के तरीक़ेकार बता सकते हैं, मीटिंगें कर सकते हैं, कॉर्नर मीटिंगें कर सकते हैं, लेकिन नैब एहतसाब के लिए आपको बुलाया। कौन सी की तस्वीरें उनकी, वो पार्टी की मीटिंग है ना, जो भी है मीटिंग सोशल तो मीटिंग डिस्टेंसिंग है के साथ। सर, डिस्टेंसिंग के साथ हर चीज़ हो रही है ना। लंदन में ट्रैवल किया ना, लंदन से वापस भी आए, तो अगर एहतसाब हो रहा है तो एहतसाब के लिए आप कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, बीमारी पे कोई बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपका वहाँ एक्सक्यूज़ है, बाकी चीज़ों का एक्सक्यूज़ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मुझे एक आखिरी चीज़ बात करिए, फिर आप मुझे कंप्लीट करते, फिर आप सबको ले लें। देखिए, हमारा कोई झगड़ा था सूबाई हुकूमत के साथ नहीं। हम कहते हैं कि जी हम निशानदेही कर रहे हैं, आप उसको ठीक करें, हमारा हक का सवाल करना आपने जवाब देना है। आप गाली देंगे, हम फिर भी आपसे सवाल करेंगे। राशन, बजटिंग और क्या कराची स्पेसिफिक सब कुछ हो रहा है, इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है, एक। नंबर 2 ये कि आप कहते हैं 18वीं तरमीम बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी खुद सूबा खुद मुख्तारी है। 18वीं तरमीम में जो बुरी चीज़ है उसको अमेंड कर लें, आप उस पर नाराज हो जाते हैं। आप जो तासुबी काम कर रहे हैं, आप फिर सूबे की तरफ आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बना लें। आ गया। बिलावल साहब ने एक ट्वीट की 2-3 दिन पहले, जो उन्होंने बात कही फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज गलत हैं। उन्होंने कहा फ्रंट लाइन फाइटर्स और इवन डेली वेज अर्नर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं। पाकिस्तान ने मेजर रिलीफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे दिया है। हालांकि मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि जाहिर है 20 साल से क्या किया मुझे था? पैसे बनेंगे तो मेरे नीचे जो मुलाजिम काम कर रहा है उनको डायरेक्टली पैसे देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगला उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम में पैसा डालें। तो 20 साल का हुकूमत ने क्या किया?
कितनी हेल्थ केयर कर ली इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने, और कितनी हेल्थ केयर कर ली नून लीग ने? सवाल इनसे करें ना, जो काम 25 साल 30 साल में नहीं किया उसका सवाल हमसे कर रहे हैं 17 महीने में। मतलब मजाक ही हो रहे हैं ना, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये सियासत नहीं है। किया गुनाह आपने, सवाल हमसे कर रहे हैं। कत्ल आपने किया, कहने सजा मुझे मिलेगी। 20 साल हुकूमत इनकी रही, सूबे में ये नहीं कच कर सके, फेडरेशन में थे तब कुछ नहीं कर सके। नून लीग ने 35 साल राज किया, वो अस्पताल नहीं बनाकर। मसला सारा है कि गरीब और अमीर अब एक लाइन में खड़ा हो गया है। अस्पताल कम है, अमीर अब बाहर नहीं जा सकता, लंदन अमेरिका नहीं जा सकता, वीजा है ट्रैवल नहीं कर सकता। वो कहता है अस्पताल में गरीब आ जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। गल तो तुसी ठीक कह रहे हो। ये अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है। ये जो फैसला है ना, लंदन के इलाज के आदी थे, जिनके लिए मुझे याद है एक हमारे बहुत बड़े सियासी लीडर को अस्पताल में, वो अंडर अरेस्ट थे, अस्पताल में कमरा, इस तरह का कमरा अवेलेबल नहीं था जिसमें उनको रखा जा सके। तो जो एमएस का कमरा था एक अस्पताल में, उस कमरे को वार्ड बना के उनको उस कमरे में शिफ्ट किया गया था। ये मियां नवाज शरीफ साहब की बात है। सईद गनी साहब वो कहते हैं कि आपने खुद कोई काम नहीं किया पिछले 30 साल में, अस्पताल हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा बना देते कि किसी को परेशानी ना होती। देखें काशिफ भाई, बात अभी की हो रही है कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो आपसे गैर मामूली इक़दामात का तकाजा करती हैं। आज जो सूरत हाल है, हमने सिंध हुकूमत ने तमाम के तमाम काम हमने रोक दिए हैं। हमने अपना सारा का सारा जो तवज्जो थी वो हमारी हेल्थ सेक्टर की तरफ है, और हमने तय कर लिया है कि जितना पैसा रिक्वायर्ड होगा हम हेल्थ सेक्टर की तरफ ट्रांसफर करेंगे और कोई हम काम नहीं करेंगे। 25 साल बाद दूसरी प्रायोरिटी हमारी लोगों को रिलीफ देने की है, उसको हम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 25 साल बाद ये क्यों याद आया? बिल्कुल करें सर, मैं फजूल की बहस में जाना नहीं चाहता। मैं आपको हर चीज़ में तसली दूंगा, मैं बहस बराए बहस में जाना नहीं चाहता हूँ कि जो मर्जी कहते रहें। देखें, आज भी आप चारों सूबों की डेटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बेहतर काम हेल्थ सेक्टर में कोरोना वायरस के हवाले से सूबा सिंध कर रही है। चाहे वो पर मिलियन टेस्ट करने की कैपेसिटी हो, वो हमारी ज़्यादा है। अगर हॉस्पिटल्स का नंबर हो, जो ये पहले आता था कि सिंध में कुछ नहीं हुआ, तो पता चलता है कि पिछले 12 साल में सिंध ने सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाए हैं। इन्होंने, इनके एक वजीर साहब कहते हैं कि हमारे अपर सिंध में तो कहीं एक वेंटिलेटर भी नहीं है। सखर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, गंबट में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, जैकोबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। मैं चैलेंज करता हूं कि इन तीनों हॉस्पिटल जैसा एक हॉस्पिटल मुझे खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दीजिए। इनको 7 साल हो गए वहां पर, एक दिखा दें, जो सजा कहेंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। 3 शहर बड़े जिनके अंदर ये, बाकी जो नॉर्मल हॉस्पिटल है वो तो हैं, लेकिन ये 3 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनकी बराबरी का एक हॉस्पिटल भी मुझे केपी में नहीं दिखा सकते हैं। आज अगर चारों सूबों को मिला के, इस्लामाबाद को मिला के आप देखेंगे तो सबसे जो बुरी परफॉर्मेंस है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन इनको तसल्ली देने के लिए कह रहा हूँ कि सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो है खैबर पख्तूनख्वा की है। सबसे ज़्यादा टेस्ट, सबसे कम टेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं, सबसे कम फैसिलिटीज़ लोगों को वहाँ मिली हुई हैं। आज भी सूबा सिंध में क्वारंटीन की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा रखी हुई है हमने। अल्लाह ना करे कि सारी में इस्तेमाल करनी पड़े, लेकिन अरेंजमेंट्स हमने किए हुए हैं। आइसोलेशन के अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा हमने किए हुए हैं। हमने जितने मैक्सिमम वेंटिलेटर्स हमको निकाल सकते थे हमने निकाले। हमने मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस कर दिए, जितने दुनिया में अवेलेबल थे हम ले सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हम कर रहे हैं, चले बुरा कर रहे होंगे आपकी नज़र में, लेकिन जो सूबे नहीं कर रहे हैं उनको कहें कि वो ज़्यादा अच्छा करें जहाँ आपकी हुकूमत है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, ये राशन की बात भी उन्होंने कही। देखिए, कभी आप ये पूछ लिया, वफाकी वजीर हैं आप, सिंध के सूबाई वजीर थोड़ी हैं, या लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं सिंध में आप। हाँ, लेकिन कराची के एमएलए जरूर है, कराची के एमएलए जरूर है। ही हैज अ स्टेक इन कराची दैट यू कांट टेक अवे फ्रॉम। काशिफ भाई मेरी सुन लें। देखें, एक सूबा जो सारे सूबों से बेहतर मैकेनिज्म बना के राशन तकसीम कर रहा है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल उठाइए। लेकिन कोई ये भी तो पूछे कि सूबा पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में भी इंसान बसते हैं, पाकिस्तानी हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, भूखे हैं, उनको भी शायद बेचारों को देना होगा। किसी ने सवाल उठाया कि भाई कितने राशन आपने वहाँ दिए हैं, क्या तरीकेकार आपने वहाँ अडॉप्ट किया है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम तो आंसरेबल हैं। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास लिस्ट पड़ी है, एक आदमी का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है। हमारे बारे में ना उठाएं, वो औरों के बारे में भी करें कि क्या बाकी सब जगह पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को देखिए काशिफ भाई, प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आती हैं वो चल जाती हैं, लेकिन जो जवाब हमारे एडवोकेट जनरल ने दिया, जो जवाब हमारे एसएमपीआर ने दिया, वो जवाब नहीं चलता वहां पर। हमने तसल्ली कराई है सुप्रीम कोर्ट की, आज वो मुतमईन हुए हैं आज इस बात पर। जो सवाल उठाया गया था उस सवाल का भी हमने जवाब दिया है, उसके बाद मजीद वो सब बात आगे नहीं बढ़ी। तो हमारा काम है, अदालत पूछती हम देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ सूबा सिंध पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में और भी इलाके हैं, और भी शहर हैं, और भी सूबे हैं। ये सवाल सबसे राशन बटा होगा तो बताएगा ना, अरबों रुपए कहाँ गए, क्या बताया अटॉर्नी जनरल? ये बताया एक्सपायर्ड माल इन्होंने दिया, कैसे जस्टिफाई करे? ये कहते हैं रात के अंधेरे में किया, मास्क के ऊपर भी तीर का निशान है, थैलों के ऊपर लीडर्स का निशान है। ये तो दिन के अंधेरे में क्या, रात दिन के उजाले में क्या, और रात के अंधेरे में क्या,
सर बताएं तो ना कि कहां राशन बटाया है, बताएं कि कहां गरीब का काम हुआ है, बताएं इंटीरियर सिंध में जो आपके कैमरास दिखा रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो मैंने और आपने घर में बैठ के दिखाए। हर में कोरोना से पहले जो लोग मारे जाते थे, बच्चे मारे जाते थे, मैं आ रहा हूं लास्ट मिनट सैयद गनी साहब, मतलब क्या बताया अटॉर्नी जनरल जाकर, एडवोकेट जनरल जाकर क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि आप हमसे सवाल न करें। जैसे हम फैसल वाउडा को बुरा कहते, अली जैदी को बुरा कहते, अली मादर शेख को बुरा कहते, आप भी हमसे सवाल ना करें। हमने राशन बांट दिया, आप मान ले, रात के दे रहे बांटा मान ले, एक्सपायर्ड दिया मान ले, 12 अरब खा गए मान ले, सवाल ना करें, हम बहुत अच्छा काम करें। लॉकडाउन कर रहे हैं दिखाने के लिए कराची में, इंटीरियर से फारिग हो गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कलमा पढ़ा है, ये जितना बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं और कौम को धोखा दे रहे हैं। सफेद झूठ मक्कारी अयारी ये होती है जो कर रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है कि कोई इंसानियत भी लोगों में होती है कि यार मुल्क के हालात देखो, लोगों के ऊपर क्या मुसीबत आई हुई है और आप इन चक्करों में पड़े हुए हो। ये सवालात तो हम 10,000 उठा सकते हैं आपके ऊपर, जो आपने हम नहीं पूछ सकते वफाकी हुकूमत से कितने पैसे निकाले। आप तो 1200 अरब की बात कर रहे हो, यहाँ 12 अरब का सवाल पूछ रहे हो। अगर मैं आपसे 1200 अरब का सवाल पूछना शुरू कर दूं, आप एक चीज नहीं बता सकते हो। आप नहीं, आपकी रिपोर्टें पढ़िए भाई। मैं घी की रिपोर्ट में, चीनी की रिपोर्ट में बात आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं आटे की रिपोर्ट में आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईबीपीएस की आपसे बात नहीं कर रहा हूं। आपके इन्वेस्टर्स के नाम है उसके अंदर, सारे जो आपके ऊपर पैसे लगाते रहे उनके नाम है सब उसके अंदर। हम उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते। मैं माफी चाहता हूं, हमारी तवज्जो उस तरफ कोई भी ना जाए, आप भी तवज्जो उसमें आपके वजीर भी हैं, मुसीबत से निकालो, उसमें आपकी पार्टी चेयरमैन भी है। मैं अनफॉर्चुनेटली आटे की रिपोर्ट जरा पढ़े, उसमें खाली मेंशन था कि 5 अरब का आटा तो चोरी हो गया आपके गोदामों से। मसला ये कि ये बहसें करनी है हमने, ये वक्त आएगा तो करेंगे। कर ली, वो पैसे रिटर्न हो गए, वो सारी चीजें ठीक हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं खैर सवाल मेरा इतना था कि ये आटा गायब हो कैसे सर, चोरी कैसे हो सकता है गवर्नमेंट गोदाम से। दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर टाइम। ये सिस्टम्स हमने फिक्स करने सारों ने बैठ के, वो जो आईपीपीस के ऊपर रिपोर्ट आई है उसको देखें। आपको लगता है 200-300 अरब तो ऐसे लोग बना रहे हैं इस मुल्क में जैसे रोला ही नहीं है। सवाल ना करें आप। नहीं, लेकिन इसमें सवाल तो सारे होंगे। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ये कोरोना वायरस, इस पर फैसले और फिर ये सियासत, अनफॉर्चुनेट बात है हमारी पॉलिटिक्स ये फैसला ये देखकर करती है कि मुखालिफ कौन है और करना क्या है। ये सब सियासी जमातें, आपने हर सियासी जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उनके ट्वीट्स देखे होंगे, उनकी गुफ्तगू सुनी होगी। हर एक कहता दूसरा गलत कर रहा है। और फिर ये भी कि देखिए सियासत नहीं होनी चाहिए। जब लीडर्स कहते हैं सियासत नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि सियासत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये मैं कह रहा हूँ पार्टी वही करे जो पार्टी करना चाहती है। लेकिन ये कोरोना की लड़ाई, ये पाकिस्तान वर्सेस कोरोना है, ये कोई एक गवर्नमेंट वर्सेस कोरोना नहीं है। खुदा न खास्ता हालात सिंध में ख़राब हुए, वो सिर्फ सिंध तक नहीं रहेंगे, बाकी पाकिस्तान तक आएंगे। खुदा न खास्ता किसी और सूबे में ये हुआ, इसलिए इसको पहले निमट लेते हैं, सियासत को बाद में निपटा जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।